वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल विजडम में आपका स्वागत है। और हम अपनी सीरीज़ जो PYQs की चला रहे थे उसमें एक नया वीडियो लेके आए हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग 2022 के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स के। और अभी रिसेंटली 2023 का भी पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, तो हमारी कोशिश रहेगी हम उसके PYQs को भी जल्दी से जल्दी डिस्कस करें ऐसे ही। उसको कुछ टाइम लगेगा 2023 के PYQs को डिस्कस करने में, उसके वीडियोस लाने में। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना ये 2022 का सीरीज़ है उसको जारी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल विजडम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, वो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 62 है। और वो जोग्राफी के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, तो जोग्राफी का ही ये क्वेश्चन है, तो इसको ही चलिए डिस्कस कर सकते हैं। ये मेनली ह्यूमन जोग्राफी का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 62 था ये थे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट: ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, फोर त्रिपुरा। हाउ मेनी अबव ऑफ द अबव स्टेट्स आर जनरली नोन एज अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? ए ओनली वन स्टेट, बी ओनली टू स्टेट्स, सी ओनली थ्री स्टेट्स, डी ऑल फोर स्टेट्स। तो एक तो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यूपीएससी ने इस बार एक 2022 में नए टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, जिसको 2023 के पेपर में फिर से उन्होंने और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से यूटिलाइज़ किया। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इस तरह से पूछने वाले बढ़ गए हैं। मतलब अब वो 1 2 3 4 2 3 4 ओनली, ऑल फोर, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अब वो थोड़ा सा ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट, ओनली थ्री स्टेट, ऑल फोर स्टेट्स करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से पूछ रहे हैं, ताकि एलिमिनेशन के जो चांस है ना उसको कम किया जा सके। तो यूपीएससी जो होती है स्टूडेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट की तिकड़मबाजी, वो भी कम करना चाहती है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करके यही जानना चाह रही है कि आपको जो नॉलेज है उसको थोड़ा श्योर होना चाहिए। मतलब एलिमिनेशन जो हम लोग करते थे ना पहले, उस एलिमिनेशन को अब यूपीएससी कम मिनिमाइज़ करना चाह रही है कि आपको श्योर नॉलेज हो तो ही इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत एलिमिनेशन इसमें भी हो सकता है कि सपोज़ इसमें से आपको मालूम है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑल फोर स्टेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या तो फिर उसमें ओनली वन होएगा, ओनली टू होएगा, ओनली थ्री होएगा, ठीक है। मतलब आप 33% तक ला सकते हैं इसको। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है, इसमें नॉलेज की श्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और आपका एलिमिनेशन और गेस वर्क थोड़ा उसका कंपोनेंट कम होएगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। और चूँकि क्वेश्चन टी के ऊपर है कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो हम लोग इसमें इस वीडियो में हम लोग ना केवल कौन कौन से स्टेट्स में इंडिया के टी प्रोड्यूस की जाती है, साथ साथ हम लोग टी कल्टीवेशन मेथड और टी एज अ क्रॉप को भी देखेंगे कि उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है और क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उसके कल्टीवेशंस के लिए। तो इसका आंसर जो है वो ये है आपका आंसर सी, क्योंकि 3 स्टेट हैं इसमें जहाँ पे क्या कहते हैं ये टी प्रोड्यूस की जाती है। वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। केरला है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे ये गिवन 4 में से यही 3 स्टेट हैं जहाँ पे क्या कहते हैं टी प्रोड्यूस की जाती है। आंध्र प्रदेश नहीं है, तो केवल ओनली 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे, तो आंसर सी हो जाएगा, ओनली 3 स्टेट्स। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टी कल्टीवेशन के बारे में कि टी कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो टी कल्टीवेशन, कोई भी प्लांट है उसे कल्टीवेट करने के लिए 4-5 रिक्वायरमेंट होती है कि सॉइल कैसे है, रेनफॉल कैसे है, टेम्परेचर क्या है। तो उन्हीं पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि टी कल्टीवेशन की क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशंस फॉर द टी कल्टीवेशन: रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। तो टी एक जो है वो टी प्लांट जो है प्लांटेशन क्रॉप है। इसको एज अ प्लांटेशन, बड़ी बड़ी प्लांटेशंस होते हैं, बागान होते हैं, वहाँ पे उगाया जाता है। इसको कोई सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए नहीं, ये कैश क्रॉप होती है, ठीक है। तो ये प्लांटेशन फॉर्म में जहाँ पे बहुत ही हाईली टेक्निकल मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ के साथ ये उगाई जाती है। इसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और ढेर सारे इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। और जो जो टी का प्लांट होता है वो एक बुश के फॉर्म में होता है। बुश का मतलब आपको थोड़ा सा जो शर्प्स टाइप से होता है, थोड़ा सा ज़मीन से आपसे 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की ऊंचाई पे थोड़े से ऐसे ही करके बुश उगती है, ठीक है। तो उस ही फॉर्म में ही होता है और उसी की जो लीव्स होती हैं उनको प्लग किया जाता है और ड्राई करके आपका टी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का प्लांट है? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स है, मतलब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगता है। मतलब ये आपको अराउंड 15 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर से आप मान लीजिए वहीं पे उगता है। तो सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स है ये।
और ये इसका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो था, अब ऑब्वियसली इक्वेटर के पास उग रहा है, थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होगा इसको, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल प्लांट है ये, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर होता है इसको। रेनफॉल में ये उन एरियाज़ में ज़्यादा उगता है जहाँ पे 120 से लेकर 300 सेंटीमीटर्स के बीच की रेनफॉल होती है, जो कि थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए प्रॉपरली, मतलब 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर 4 महीने 5 महीने में ज़्यादा हो रही है और बाकी के महीने में कम हो रही है। तो इतनी रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और जिन एरियाज़ में 120 से नीचे रेनफॉल जा रही है, ठीक है, वहाँ पे इसको नहीं उगाया जा सकता अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल हो। और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी रिक्वायर्ड होती है। तो 80 to 90% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी है वो फेवरेबल होती है टी इसकी ग्रोथ के लिए, जो इसको हाई ह्यूमिडिटी माना जाता है। तो हाई ह्यूमिडिटी से ये टी प्लांट्स के लिए फेवरेबल होती है, और जिससे क्या कहते हैं उनका जो फ्लेवर होता है और वो बढ़ जाता है हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। और कंडीशंस क्या रहेंगी, टेम्परेचर क्या हो सकता है इसका। तो टेम्परेचर इसका जो टी को उगाने का टेम्परेचर वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, वो आइडियल होता है, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा, खासकर 35 के ऊपर जाएगा तो भी क्या कहते हैं आप टी प्लांट को नहीं उगा सकते हैं, और 10 डिग्री के नीचे जाएगा तो भी क्या कहते हैं हार्मफुल होएगा, ठीक है। तो ये 20 से 30 आइडियल होता है, और 20 के नीचे 10 से 20 के बीच में आप उगा सकते हैं, 10 के नीचे बिल्कुल ही हार्मफुल हो जाएगा और 35 के ऊपर भी हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। और कई रीजंस इंडिया के ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडिया है, जहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो टी वहाँ पे नॉर्मली उगाने का जो तरीका है तो वो ये होता है कि पहले से एक शेड ट्री प्लांट किया जाता है, और उस शेड ट्री के नीचे ही टी की जो बुश होती है वो उगाई जाती है, ताकि शेड में इसका टेम्परेचर, जो इफेक्टिव टेम्परेचर जो प्लांट को मिलता है वो बहुत ज़्यादा ना हो, 30 डिग्री के नीचे ही रहे। क्योंकि 30 डिग्री के ऊपर हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्रॉपरली, जो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे रखा जाता है शेड प्लांट्स के थ्रू, जिससे कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होती एडवर्सली। और क्या कंडीशंस हैं इसके लिए, डे लेंथ एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपका टी कल्टीवेशन के लिए। डे लेंथ और टेम्परेचर दोनों साथ साथ ही वर्क करती हैं, तो दोनों ही टी प्लांट की ग्रोथ, उसकी डॉर्मेंसी को अफेक्ट करती हैं। तो डॉर्मेंसी क्या होता है, प्लांट्स कुछ ऐसे सीजन्स में एंटर करते हैं जहाँ पे बहुत ही ठंड है, फॉर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, या फिर ड्राई वेदर में एंटर कर रहे हैं, या फिर ऐसे में जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो। तो जब प्लांट इस तरह के वेदर्स में एंटर करते हैं तो वो अपनी जो टिश्यूज़ होती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं इस तरह के वेदर्स के लिए। उसमें क्या होता है, वो ग्रो नहीं करते हैं प्लांट, अपनी जितनी भी एनर्जी होती है उसको ग्रो करने में नहीं लगाते हैं, इंस्टेड उसको उस एनर्जी को कंजर्व करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जब वो माइल्ड वेदर, ये एडवर्स वेदर निकल जाता है और उसके बाद माइल्ड वेदर आता है, तब वो अपना उसको ग्रो करते हैं, मतलब उस माइल्ड वेदर में ग्रो करते हैं। और इससे एडवर्स वेदर्स में जहाँ पे बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है और बहुत ड्राई वेदर हो, ठीक है, ऐसे वेदर्स में फिर वो ग्रो नहीं करते हैं, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्लांट उगता हुआ नहीं दिखेगा, नई लीव्स उगती हुई नहीं दिखेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये डॉर्मेंसी होती है। और जब टी प्लांट में एक खास बात है कि जब टी प्लांट्स डॉर्मेंसी में एंटर करता है, या जब उसका डॉर्मेंट पीरियड होता है, तब उस टी की लीव्स होती हैं वो प्लग नहीं की जाती हैं, या प्लग नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो टी प्लांट जो होता है वो नॉर्मली जब 13 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है विंटर्स में, तो वो डॉर्मेंसी में एंटर कर जाता है, ठीक है। और डे लेंथ जब 11 घंटे से नीचे जाता है तो भी क्या कहते हैं वो डॉर्मेंसी में एंटर कर जाता है। तो टी प्लांट को डॉर्मेंसी में एंटर करने के लिए दो वो होते हैं कि जब विंटर आता है और डे लेंथ जो होती है वो 11 आवर से नीचे चली जाती है और टेम्परेचर 13 डिग्री से नीचे फॉल होता है, तो टी प्लांट अपने आप डॉर्मेंट हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से आगे बढ़ेंगे नॉर्थ की तरफ, वैसे वैसे ये डिस्टेंस, जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे टी प्लांट का जो डॉर्मेंट पीरियड है वो ज़्यादा होएगा और डॉर्मेंसी उतनी ही ज़्यादा कंप्लीट होएगी, ठीक है। तो आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओ तो वहाँ पे विंटर ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ 3 से 4 महीने के लिए विंटर होता है, तो वहाँ से 3 से 4 महीने में आप जो प्लांट होता है वो डॉर्मेंट हो जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो प्लकिंग पीरियड जो रहता है वहाँ पे वो केवल इफेक्टिवली 9 मंथ के लिए आता है। लेकिन साउथ इंडिया में आप जाओगे तो साउथ इंडिया में विंटर इतना सीवियर होता नहीं है और टेम्परेचर कभी 13 डिग्री के नीचे जाता नहीं है,
तो वहाँ पे प्लकिंग ऑफ लीव्स जो होती है, प्लांट डॉर्मेंट नहीं होता, डॉर्मेंसी में नहीं जाता है, तो वहाँ पे प्लकिंग ऑफ लीव्स जो होती है वो राउंड द ईयर चलती रहती है, राउंड द ईयर कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है कि डे लेंथ 11 घंटे से नीचे जाएगा तो भी क्या कहते हैं प्लांट डॉर्मेंट हो जाएगा और उस टाइम पे प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप प्लग भी नहीं कर सकते वहाँ पे, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है प्लांट्स के लिए, टी प्लांट के ग्रो करने के लिए। और क्या कंडीशन होती है, सॉइल, जो सॉइल जिस सॉइल में क्या कहते हैं टी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकता है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए और फ्राइबल होनी चाहिए। फ्राइबल का मतलब ये है कि उसके अंदर इतने बड़े बड़े क्लॉट्स, सी जो मतलब आप मिट्टी के ढेले जिसको नहीं बोलते हैं क्लॉट्स, वो सी क्लॉट्स होते हैं मिट्टी के ढेले, ठीक है। वो अनडिज़ायरेबली बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर बड़े हैं तो आसानी से वो टूट सकें, उनका इसको हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ अनडिज़ायरेबली लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ क्लॉट्स ऑफ सॉइल्स। अगर बड़े हैं तो वो आराम से क्या कहते हैं टूट जाए। और उसके साथ साथ अगर मीडियम साइज और क्लॉट्स इतने भी क्या कहते हैं ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो बहुत ही छोटे उसमें क्लॉट्स में बहुत ही छोटे ही पीसेस में वो टूट जाएं, इस तरह के क्लॉट्स। तो मतलब बहुत अगर बड़े हैं तो आसानी से मीडियम साइज़ में टूट सकें और मीडियम साइज़ से वो फिर और छोटे साइज़ में टूट ना सकें, ठीक है। बहुत छोटे साइज़ में टूट जाते हैं तो मिट्टी जो होती है वो सैंड का फॉर्म ले लेती है, वो मॉइस्चर वगैरह होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये फ्राइबिलिटी होती है और फ्राइबल लोम चाहिए होता है, इसी टाइप की सॉइल चाहिए होती है, क्योंकि बहुत ही छोटे हो गए पीसेस, ठीक है, क्लॉट्स बहुत ही छोटे हो गए तो वो बिल्कुल सैंड के पार्टिकल्स के फॉर्म में जाएंगे और वाटर नहीं होल्ड कर पाएंगे और प्लांट का जो रूट होता है वो भी उनको सही से पकड़ नहीं पाएगा। तो प्लांट का रूट सही से पकड़ पाए उसके लिए क्लॉट्स मीडियम साइज़ के होने चाहिए, उसको हम लोग फ्राइबल लोम बोलते हैं, ठीक है। तो वो और फिर जो डेप्थ ऑफ द सॉइल है वो भी क्या कहते हैं फ्रॉम द सरफेस टू द बैकग्राउंड वो अराउंड 1.5 मीटर की होनी चाहिए। और ये डेप्थ ऑफ द सॉइल इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि डेप्थ ऑफ द सॉइल ही जो होती है वो आपकी मैक्सिमम रूटिंग डेप्थ को डिटरमाइन करती है और वाटर अवेलेबल है कि नहीं रूट जोन में वो डिटरमाइन करती है। सपोज़ अगर वाटर अवेलेबल नहीं है और डेप्थ इससे कम होएगी और वहाँ पे वाटर ज़्यादा नहीं है जो टी प्लांट को रिक्वायर्ड है, तो रूट क्या करती है, रूट और नीचे ग्रो करने की कोशिश करती है और नीचे ग्रो करके वहाँ से पानी अब्जॉर्व करती है। लेकिन अगर डेप्थ ही इतनी ज़्यादा नहीं है और सॉइल की शैलो डेप्थ है उसके बाद बेड रॉक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो रूट होगी वो क्या कहते हैं बेड रॉक को तो तोड़ के अंदर जा नहीं पाएगी, तो वो उसको पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ स्टेज में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं टी प्लांट के लिए कि जो उसकी रूटिंग डेप्थ है वो 1 से 1.5 मीटर की हो जाती है उसकी जब ग्रोइंग पीरियड होता है, ठीक है। जब वो आप पूरा अडल्ट नहीं होता है प्लांट, जब उसका ग्रोइंग एज होती है तब वो उसकी जो रूट होती है टी प्लांट की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है उस टाइम पे, तो वहाँ पे उसको पानी मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो 1 से 1.5 मीटर तक चली जाती है फैलती हुई रूट्स उसकी, तो वहाँ पे उसको वाटर अपटेक अगर शैलो होएगा तो पानी सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उस पीरियड में, ठीक है। तो ये और रूट जोन में जितने वो फैलेगी वहाँ पे पानी अवेलेबल होना चाहिए, तो वो पानी के लिए फैलेगी तो वो शैलो सॉइल्स में इस तरह की चीज़ें फैसिलिटी नहीं हो पाती, नहीं फैसिलिटेट कर पाता है। तो सॉइल्स जितनी डीप होंगी आपका जो टी प्लांट की रूट है उतनी आसानी से वाटर्स को अब्जॉर्व करके ला सकता है, ठीक है। तो शैलो सॉइल्स हमेशा क्या कहते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को हिंडर करती हैं। और सॉइल्स जो है वो सैंडी भी नहीं चाहिए, जो सैंडी का मैंने रीज़न बताया कि अगर सैंडी होंगी तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सही से जकड़ नहीं पाएंगी सॉइल्स को, जो अब सही से प्लांट्स की सही से बाइंड होनी चाहिए सॉइल्स के साथ, तभी वो क्या कहते हैं अपना जो वाटर एब्जॉर्व कर सकती हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ले सकती हैं। अगर सैंडी है तो वो प्लांट सही से रूट सही से पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा और जो मतलब पेनिट्रेट तो कर जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि सही से प्लांट इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा उसके ऊपर। तो जो इस तरह के प्लांट्स जो शैलो सॉइल्स में ग्रो करते हैं या फिर कॉम्पैक्ट सॉइल में ग्रो करते हैं, कॉम्पैक्ट सॉइल वो होती हैं जहाँ पे सॉइल के पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर सॉइल के पोर्स क्योंकि कॉम्पैक्टेड सॉइल में सॉइल के पोर्स होते ही नहीं है, सॉइल पोर्स होते नहीं है, तो वहाँ पे सॉइल पोर्स में ना एयर होती है ना वाटर होता है, ठीक है। तो इस तरह के अगर ज़मीन पे इस तरह के सॉइल पे अगर टी प्लांट को उगाया जा रहा है तो वो ड्राउट से सफ़र करेगी, मोस्ट प्रॉब्ली वाटर शॉर्टेज से सफ़र करेगी, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न ही वही है कि शैलो होगी तो फिर उसको शैलो सॉइल के केस में अगर पानी नहीं है
ठीक है। तो पानी के लिए रूट नीचे जाएगी और उसको अगर शैलो है तो फिर उसको नीचे जाने की उतनी डेप्थ मिलेगी ही नहीं, तो वो पानी पा ही नहीं पाएगी, क्योंकि पानी ड्रॉट टाइम्स में क्या कहते हैं, पानी नीचे होता है, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, ठीक है। और कॉम्पैक्टेड होएगी तो सॉइल में पोर्स नहीं होगा, अगर उसके ऊपर से कुछ इरीगेट किया जाएगा, पानी ज़्यादा बारिश होएगी तो वो फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी उस वहाँ पे। अगर कॉम्पैक्ट नहीं होगी, सॉइल पोर्स प्रॉपर होंगे तो फिर पानी परमिएट कर जाता है नीचे, पोरस होता है तो नीचे चला जाता है, सॉइल्स में चला जाता है। अगर कॉम्पैक्ट सॉइल में वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है, वो पानी सरफेस के ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा और वाटर लॉकिंग कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी टी सॉइल जो होता है वो भी एक बहुत ही मेन कंडीशन है टी कल्टीवेशन के। उसके साथ साथ स्लोप्स और ड्रेनेज भी मेन कंडीशन होती हैं। स्टैगनेंट वाटर, जैसे हमने बताया स्टैगनेंट वाटर होता है, वो वाटर लॉगिंग करता है, तो वाटर लॉगिंग टी प्लांट्स के रूट्स के लिए काफ़ी इंजीरियस होता है, ठीक है। इसीलिए टी प्लांट्स जब हिल स्लोप्स पे उगाई जाती हैं, मतलब मेनली इसीलिए हिल स्लोप पे उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्लोप होती है तो पानी क्या कहते हैं बहता चला जाता है और वाटर लॉगिंग कंडीशंस नहीं होती है वहाँ पे, वाटर ड्रेनेज प्रॉपर होती है, ठीक है। आसानी से वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती है। और इंडिया में 1800 से 2200 मीटर अबव सी लेवल के एल्टीट्यूड पे ऑल्टीट्यूड पे ट्री को ग्रो किया जाता है, और इसके ऊपर इसलिए नहीं ग्रो किया जाता है, भले ही स्लोप तो प्रॉपर हो लेकिन टेम्परेचर बहुत काफ़ी कम हो जाता है, जो हमने बताया वो 13 डिग्री के नीचे चला जाता है, तो फिर उसमें डॉर्मेंसी हो जाएगी और प्लांट्स को, और ऐसे भी टेम्परेचर में क्या कहते हैं बहुत ही फ्रॉस्ट कंडीशन भी आती हैं, तो वो भी प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। और अगर वे बहुत ही स्टीप स्लोप्स हैं तो फिर कंटूर बंडिंग या फिर कंटूर प्लांटेशन मेथड से उगाया जाता है। कंटूर बंडिंग क्या होती है उसको हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और वैलीज़ में भी टी को प्रॉपरली ग्रो किया जा सकता है, लेकिन वैलीज़ में वही कंडीशन होती है कि वाटर लॉगिंग की, तो उसके लिए अगर रेस प्लेटफॉर्म हो या फिर एरिया वेल ड्रेन्ड हो, वहाँ पे चैनल्स बने हों, रिल्स बने हों जहाँ से क्या कहते हैं पानी ड्रेन किया जा सके, तो फिर वेल ड्रेन कंडीशन में वेल ड्रेन्ड एरियाज़ में टी को प्रॉपरली ग्रो किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग क्या होती है कि जब स्लोप होती है किसी हिल की, स्लोप ऐसे है तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कंटूर बना दिए जाते हैं। कंटूर का मतलब होता है थोड़ा सा जो उसका यहाँ पे उठा होगा वहाँ पे बंड टाइप, कंटूर बंडिंग होता है ये। कंटूर बंडिंग में यहाँ पे इस पर थोड़ा सा बंड्स बना दिए जाते हैं, जो कि अर्ली एम्बैंकमेंट्स होते हैं, मतलब मिट्टी के एम्बैंकमेंट्स होते हैं वो मिट्टी के एम्बैंकमेंट्स होते हैं। और एम्बैंकमेंट के पीछे थोड़ी सी छोटी सी ट्रेंच बनी होती है, नाली टाइप की बनी होती है। तो जब पानी ऐसे बहेगा तो अपने साथ सॉइल भी इरोड करके ले जाएगा, तो जब वो सॉइल इरोड करके ले जाता है तो सॉइल जो होती है वो यहाँ पे इस बंड की वजह से क्या कहते हैं नीचे फ्लो नहीं कर पाती है, सॉइल इरोजन रुक जाता है और यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेंचेस में क्या कहते हैं इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो कंटूर बंडिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर स्टीप स्लोप पे आप टी को उगा रहे हैं तो उससे ये होएगा कि मतलब सॉइल इरोशन नहीं होएगा, सॉइल जो पानी के साथ, क्योंकि स्टीप स्लोप पे जो पानी आता है, रेनफॉल आती है, वो अपने साथ सॉइल को बहा ले जाती है और सॉइल इरोजन कर देती है, तो सॉइल इरोजन रुक जाएगा कंटूर बंडिंग मेथड से। या फिर कंटूर प्लांटेशन मेथड होता है जो कि हमने देखा कि इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरे कंटूर के शेप में ही आपने पूरी टी को ऐसे उगा के रखा है, ये कंटूर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये दूसरा कंटूर है, तो पूरा एक जो स्लोप है उसको कंटूर मेथड में रखा, और जो ये लेयर है पूरी, ये लेयर नहीं बोलेंगे, पूरा जो एक इस पर्टिकुलर एरिया में जो पूरा एरिया है वो कंटूर के शेप का बना दिया, और यहाँ पे आपने पूरी ट्री की प्लांटेशन उगा रखी है। फिर उसके थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो यहाँ पे पूरा एक कंटूर बना हुआ है, और यहाँ पे मतलब जो अलग अलग लेयर्स हैं टी की वो कंटूर्स के फॉर्म में है अलॉन्ग द स्लोप पूरा, ठीक है। तो ये कंटूर प्लांटेशन मेथड होता है, और ये कंटूर बंडिंग होता है जिसमें कंटूर्स पे आप बंड बना देते हैं, जो कि बंड अर्ली एम्बैंकमेंट्स होते हैं, और उसके पीछे ट्रेंच होती है जो कि मिट्टी और पानी के बहाव को रोक लेती है या मिनिमाइज़ कर देती है, ठीक है। और ये पानी के फ्लो को कम करती है, सॉइल इरोजन को कम करती है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ कंटूर बंडिंग का फ़ायदा है। और मेथड्स क्या होते हैं टी कल्टीवेशन के, टी हमने कंडीशंस देख ली टी कल्टीवेशन की, अब मेथड्स भी देख लेते हैं टी कल्टीवेशन क्या होते हैं। टी जो होती है, टी गार्डन्स जो होते हैं वो मेनली हिल स्लोप्स पे, क्लियर्ड हिल स्लोप पे उगाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे अगर पहले से कोई वेजिटेशन है उसको क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे, और हमने बात की अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया में ये होता है, तो वहाँ पे शेड प्लांट्स पहले से उगा दिए जाते हैं ताकि टी बुश को
20 से 30 डिग्री का ही टेम्परेचर इफेक्टिवली मिले। फिर सीड्स जो होती हैं टी की, उनको नर्सरी में उगाया जाता है, फिर नर्सरी से उठा के फिर उनको उसके जो सैपलिंग्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको गार्डन्स में प्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। और गार्डन्स को रेगुलरली वहाँ पे वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि चारों तरफ मतलब हमारे जो टी का प्लांट है उसके चारों तरफ उगाएंगे, और जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को चाहिए होगा वो इंस्टेड ये दूसरे अनवांटेड वीड्स ले लेंगे, ठीक है। तो इनको हटाने के प्रोसेस को वीडिंग की जाती है। तो इस टी प्लांटेशन को रेगुलरली वीड किया जाता है। इसी के लिए अच्छे खासे लेबर्स लगते हैं इस वीडिंग करने के लिए, ताकि टी प्लांट जो है विदाउट हिंड्रेंस, विदाउट किसी प्रॉब्लम के सही से ग्रो करे। क्योंकि उसकी तरफ जो पैरासाइट्स भी होते हैं, विभिन्न पैरासाइट प्लांट्स होते हैं, अगल बगल की अनवांटेड हर्ब्स होती हैं, शब्स होती हैं, वो उगाती हैं, उनको हटा दिया जाता है। और फिर टी प्लांट की प्रूनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ट्री प्रूनिंग क्या होती है कि प्रूनिंग में जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है, या फिर जो ड्राई लीव होती है उनको हटा दिया जाता है। वो भी टी कल्टीवेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ट्री ब्रुश को एक प्रॉपर शेप में मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, ताकि वो जो उसकी आइडियल हाइट है ज़मीन से लेके 1 मीटर वो बनी रहे। और इससे क्या होता है कि जो मेन पर्पस ये होता है इसका कि जो प्लकिंग्स करते हैं लेबर, वो फैसिलिटेट हो सके, वो ईजी हो सके। क्योंकि उनको जो नई जो अडल्ट्स जो कि सही जो से ग्रो लीव्स हैं वो प्लक्स करने में आसानी हो, और जो पुरानी लीव्स हैं जो कि सड़ी हुई लीव्स हैं या फिर सूखी हुई लीव्स हैं वो हटा दी जाती हैं उससे। तो प्रूनिंग्स का एक पर्पस ये भी होता है कि वो लेबरर्स को प्लक करने में हेल्प करता है, साथ साथ नई लीव्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्योंकि पुरानी लीव्स हरा दोगे तो हटा दी जाती है, तो नई लीव्स उसकी जगह पर नई लीव्स ग्रो कर जाती हैं नए शूट्स के ऊपर, क्योंकि उनको सनलाइट से उसका एक्सपोजर हो जाता है। पुरानी लीव्स हट जाएंगे तो नई लीव्स उसकी जगह पे आ जाएंगी, और उनको प्रॉपरली सनलाइट मिलेगी तो प्रॉपरली ग्रो करेंगे, और लेबर्स उनको आसानी से प्लग कर सकेंगे। अदरवाइज प्रूनिंग नहीं करोगे तो वो जो ओल्ड लीव्स होती हैं उसके नीचे ढकी रहेंगी और सही से ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो मेथड देख लिया, कंडीशंस देख ली। अब हम लोग चलते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ उगाया जाता है। इंडिया में जो मेन एरिया है जिसको आपने सुना भी होगा, आसाम की चाय बहुत फेमस होती है। इवन जो असम की चाय है उसको असम ऑर्थोडॉक्स टी बोला जाता है। एक पर्टिकुलर टाइप की असम की चाय, उसको जीआई टैग भी मिला है, जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो असम में मेनली ये कहाँ उगाई जाती है? असम में ये ब्रह्मपुत्र वैली है, ठीक है, यहाँ पे उगाई जाती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है और ये वैली है, और इसके अलॉन्ग जो जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वहाँ पे उगाई जाती है। मेन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डिब्रूगढ़, शिवसागर, कामरूप। ये देखिए, ये डिब्रूगढ़ है, शिवसागर है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आइए कामरूप, दरांग, नागांव, गोलपारा, ठीक है, गोलपारा ये रहा। तो यहाँ पे उगाई जाती है। इस पूरे वैली में उगाई जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आइडियल होता है। टेम्परेचर समर टेम्परेचर तो वो 30 डिग्री का होता है, और विंटर टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे कभी जाता नहीं है। 10 डिग्री के नीचे हमने बोला कि 10 डिग्री के नीचे तो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। फ्रॉस्ट फ्री वेदर रहता है, मतलब फ्रॉस्ट नहीं पड़ता है। फ्रॉस्ट हमेशा प्लांट्स के लिए खतरनाक होता है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर फ्रॉस्ट कभी नहीं पड़ेगा। 300 से 400 मीटर की एनुअल रेनफॉल होती है, जो कि थ्रू आउट द ईयर एक्सटेंड करती है 9 मंथ्स में। मेनली 3 महीनों में एक्सटेंड नहीं करती है, थ्रू आउट द ईयर नहीं, मतलब 9 मंथ्स के अराउंड ये एक्सटेंड करती रहती है, अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और टी स्टेट्स जो होते हैं, क्योंकि ये वैली है, हिल स्लोप नहीं है, तो यहाँ पे रेस्ड ग्राउंड पे टी गार्डन्स को उगाया जाता है, ताकि वाटर कभी स्टैगनेट ना होना पाए, वाटर लॉगिंग ना होने पाए। दूसरा जो एरिया है आसाम में जहाँ उगाया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली के अलावा, वो सूरमा वैली होती है, और या फिर कचार्स एरिया बोला जाता है। तो ये है सूरमा वैली, ये मतलब ये कचार, यहाँ पे उगाया जाता है कचार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसको सूरमा वैली भी बोलते हैं। यहाँ पे भी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और 300 से 400 मीटर की एनुअल रेनफॉल होती है। उसके अलावा जो टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ होते हैं इंडिया के, मतलब असम तो हो गया, दूसरा कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में भी ये 2 जगह उगाई जाती है। एक तो दार्जिलिंग, जो कि आपका हिली एरियाज है, और फिर उसके नीचे दुआर रीजन में उगाई जाती है। दुआर रीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, ठीक है। तो ये दार्जिलिंग जो हिली एरिया है यहाँ पे उगाई जाती है, और जलपाईगुड़ी और कूच बिहार ये आपके फुट हिल्स हैं, यहाँ पे भी उगाई जाती है। दार्जिलिंग की चाय तो भाई वर्ल्ड फेमस है, उसको तो हर कोई जानता ही जानता है। उसको जीआई टैग में, इंडीड ये इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है, जिसको ऐसा कोई पहला प्रोडक्ट जिसको जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन
या जीआई टैग मिला था इसको, ठीक है। यहाँ पे भी रेनफॉल अराउंड 300 मीटर की होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, फर्टाइल सॉइल होती है, और यही चीज़ें होती हैं, मतलब जो सॉइल होती है मेन, वो दार्जिलिंग टी को उसका एक जो स्मेल होती है, अरोमा होती है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे जो टी स्टेट्स होते हैं वो 900 से 1800 मीटर की हाइट पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर फिर नहीं, जिस टी एस्टेट इसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यील्ड आसाम के कंपैरिजन में लो होती है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही हाई होती है, और सारी टी एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा दूसरा रीजन होता है जलपाईगुड़ी द्वार रीजन्स होता है, ठीक है, इनको द्वार रीजन्स बोला जाता है, जहाँ पे जहाँ पे रिवर्स क्या जो रिवर्स होती हैं वो हिमालयन रिवर्स वो एंटर करती हैं प्लेन्स रीजन पे, ठीक है। तो ये द्वार रीजन है, यहाँ पे कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जयपालपुरी जो हिमालय के फुट हिल्स पे लोकेटेड होते हैं, फुट हिल्स पे यहाँ पे उगाया जाता है। यहाँ पे भी रेनफॉल की वही कंडीशन होती है, 300 से 400, 350 लिखा है, वही होता है, समर्स माइल्ड होता है। और टी स्टेट्स जो होते हैं ये 900 से 1200 के एलिवेशन पे होते हैं, इनकी हाइट अबव सी लेवल ये होती है। वहाँ पे 900 से 1800 तक उगाया जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर वहाँ पे हिल्स थे। यहाँ पे फुट हिल्स हैं, तो ये 900 से 1200 की ऊंचाई पे उगाई जाती है। उसके अलावा साउथ तीसरा एरिया जो है इंडिया का फेमस, वो है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये मेनली नीलगिरी हिल्स पे उगाई जाती है, कार्डमम हिल्स पे उगाई जाती है, अन्नामलाई हिल्स है यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। तो ये मेनली यहाँ पे नीलगिरी, कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स में उगाई जाती है मेनली। तो ये 3 स्टेट्स को ये पूरा एरिया कवर करता है, तमिलनाडु, केरल एंड आपका कर्नाटका, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे उगाई जाती है। यहाँ पे भी कंडीशंस वही होती हैं कि ये 300 से लेकर 1800 ऑल्टीट्यूड की हाइट पे उगाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है। और यहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको मालूम है साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी ब्रांच आती है, तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है वो इनफैक्ट 400 मीटर से ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन क्वालिटी जो होती है वो दार्जिलिंग और असम के कंपैरिजन में कम होती है। तमिलनाडु में ये नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स तीनों, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसमें केरल, तीनों में फैला हुआ है। तो यहाँ पे नीलगिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स पे, अन्नामलाई हिल्स यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। और तमिलनाडु जो है वो साउथ इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साउथ इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तमिलनाडु ही है, ठीक है। और केरला में ये नीलगिरी, वयनाड, ये वयनाड वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी वयनाड रीजन में उगाई जाती है। और कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे उगाई जाती है केरल में, त्रवणकोर, मुन्नार एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे उगाई जाती है। कोट्टायम, कोल्लम। कर्नाटका में मेनली चिकमंगलूर और हासन डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, जो कि यहाँ पे ही है, ठीक है। नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स टी है, उसको भी जीआई स्टेटस मिला हुआ है। और इंडिया के अदर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जो हैं, जो कि क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो हम लोग ने अब तक डिस्कस किया उसमें से केवल केरला ही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में हमारे नहीं दिया गया था, लेकिन इसके अलावा भी और एरियाज़ हैं, ठीक है, इंडिया में। जैसे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली की कांगड़ा टी बहुत फेमस है। ये मेनली कांगड़ा वैली में ग्रीन टी, जो हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, वो कांगड़ा वैली की से ही आती है, कांगड़ा वैली में। तो कांगड़ा वैली फेमस है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड में भी उगाई जाती है टी, जिसमें अल्मोड़ा, देहरादून और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में होती है। उसके अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी उगाई जाती है। नागालैंड, सिक्किम, यूपी के तराई रीजन में उगाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो हम लोग जब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपने पलट के, क्वेश्चन में त्रिपुरा, अब हमने देखा त्रिपुरा में उगाई जाती है, हिमाचल में कांगड़ा वैली में उगाई जाती है, और केरल में उगाई जाती है, ठीक है। नीलगिरी इन वायनाड रीजन में, ट्रेवनकोर, मुन्नार, कोट्टायम और कोल्लम वाले डिस्ट्रिक्ट्स एरिया में। तो और अभी तक हमने कहीं भी बात नहीं करी आंध्र प्रदेश की, इसका मतलब आंध्र प्रदेश में उगाई नहीं जाती है टी। तो आंध्र प्रदेश हमारा आंसर में नहीं है, ओनली 3 स्टेट्स हैं। और ये हमने मैप के थ्रू भी बताया कहाँ पे, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, द्वार और तराई रीजन्स में उगाई जाती है। वही आपका जलपाईगुड़ी और कूच बिहार और दार्जिलिंग वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, आसाम वैली, ब्रह्मपुत्र वैली एंड कचार हिल्स। उसके अलावा बाकी स्टेट्स यहाँ पे दिए हुई हैं, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया था अभी, ठीक है। फिर इंडिया में एक चीज़ और देख लेते हैं कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा टी उगाते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमने दे रखा है, वो स्टेट कौन से। आसाम में सबसे ज़्यादा टी उगाई जाती है इंडिया में, मतलब आसाम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। फिर वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, जो कि साउथ इंडिया का नंबर 1 है, लेकिन इंडिया में ओवरऑल वो 3rd है। फिर केरला है, कर्नाटका है। यही 5 स्टेट्स हैं जो कि इसी ऑर्डर में आपको मिलेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, जहाँ पे
जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं टी के। फिर टी के बारे में थोड़े से और फैक्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का आफ्टर चाइना, लेकिन इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। वो 30% जो टी प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड में, उसको 30% इंडिया अकेले ही कंज्यूम कर लेता है। और अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे कौन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये लिस्ट है जो हमने बना रखी है कि चाइना नंबर 1 है टी प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में, दूसरे नंबर पे श्रीलंका है, तीसरे नंबर पे केन्या है और चौथे नंबर पे इंडिया है। तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो सोर्स हम बता दें कि जहाँ से हमने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन तो यूपीएससी का है, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरा डिस्कशन किया गया है वो इन साइट्स में दिया गया है, बुक में दिया गया है कुल्लर की, और बाकी साइट्स हमने लिंक दे रखे हैं। आपको इसके बारे में और जानना है, टी के बारे में, टी कल्टिवेशन के बारे में, तो आप इन साइट्स पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और लास्ट में जैसे हमने प्रॉमिस किया है, जो हमने जितना डेटा हमने डिस्कस किया है, जितना इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, उसके बेसिस पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट आप आंसर का करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।